Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है स्पीड टेस्ट 28 नंबर पर। आज हम बैंक की एसटी पर 28 ए पर पूरा अच्छे से डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्नेड स्टेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। आपके ऑप्शन है केरल, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा केरल। केरल क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। केरल भारत का दक्षिणी राज्य है, यानी कि जो केरल है भारत के दक्षिणी राज्य में स्थित है और देश के जो देश का पहला कुल ई शासित राज्य घोषित करके इतिहास बनाने के लिए तैयार है। यानी कि अभी इसको हाल ही में ये अनाउंस किया गया है कि केरल भारत का जो पहला ऐसा राज्य है जो ई राज्य यानी कि कुल ई शासित राज्य घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा केरल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, भारत ने प्रवासन और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। यानी कि आप देख सकते हो, इंडियाज हैज साइंड एग्रीमेंट्स विद द विच कंट्री ऑन मिग्रेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। आपके ऑप्शन है चाइना, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑस्ट्रेलिया। थर्ड नंबर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध है उसको मजबूत बनाने के लिए और समाज को ये दिखाने के लिए कि उसका जो संबंध है वो कितना मजबूत है, उसका एक जो महत्वपूर्ण विकास में, यानी कि जो इसका एग्जाम्पल वो इस तरह से आप देख सकते हो कि महत्वपूर्ण विकास में दोनों देशों ने प्रवासन और गतिशीलता यानी कि दोनों को गति प्रदान करने के लिए ये साझेदारी की गई और साथ ही साथ एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना पर महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर इन दोनों देशों के द्वारा किए गए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च शासन अप्लाईदारी इनोवेटिव, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने शासन प्रयोगदारी की जो पहल है वो शुरू की है। आपके ऑप्शन रहने वाले हैं असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे आप देख पा रहे हो महाराष्ट्र सरकार अभी कुछ ही दिन पहले ही जब वहां की सत्ता ऊपर नीचे हुई, फिर इसके बाद जब वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वहां की बागडोर जब संभाली गई महाराष्ट्र की, तो शासन प्रयोगदारी यानी कि आपके द्वार पर सरकार, जो इसका रूप है आपके द्वार पर सरकार नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यह शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए अगले नंबर पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who among the following has won International Booker Prize 2023? क्लियर है। निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। बुकर प्राइज साल में एक बार दिया जाता है, तो वर्ष 2023 अभी हाल में ही दिया गया है। तो ये इनमें से किसके द्वारा यानी कि किसको दिया गया है। आपके ऑप्शन है एंजेला रोडेल, सेकंड नंबर है आपका जॉर्जी गोस्पोडिनोव, एंड थर्ड नंबर है आपका गीतांजलि श्री, एंड फोर्थ नंबर है जोखा अल-हर्थी, एंड फिफ्थ नंबर है मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा सेकंड नंबर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा जॉर्जी गोरस्पोडिनोव, करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि जॉर्जी गोरस्पोडिनोव के द्वारा यानी कि जॉर्जी को ये अवार्ड बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। एंजेला रोडेल द्वारा अनुवादित जॉर्जी गोरस्पोडिनोव के
मनोरम उपन्यास, यानी कि जो उनका उपन्यास था वो कौन सा था, टाइम शेल्टर ने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। किसके लिए प्राप्त किया है, टाइम शेल्टर। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, टाइम शेल्टर के लिए इनको ये प्राइज दिया गया है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च जुगलबंदी मल्टीलीगल एआई चैट बॉट, यानी कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुगलबंदी एक बहुभाषी एआई चैट बॉट लॉन्च किया है। क्लियर है, आपके ऑप्शन है आईबीएम, सेकंड नंबर है टीसीएस एंड थर्ड नंबर है इन्फोसिस एंड फोर्थ नंबर है माइक्रोसॉफ्ट एंड फिफ्थ नंबर है एक्सचेंजर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बताना चाहूंगा 4 नंबर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने जुगलबंदी लॉन्च की है, जो कि लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से सुलभ एआई संचालित बहुभाषीय चैटबॉट है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 4 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च जुगलबंदी अ जनरेटिव एआई ड्रिवन मल्टीलीगल चैटबॉट एक्सेबल बाय पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, किस वर्ष तक भारत की 65% बिजली उत्पादन क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन से होगी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका पहला है 2024, 2026, 2028, 2030, 2032। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इंडिया विल हैव 65% ऑफ इट्स पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय विच ईयर। योर ऑप्शन इज, आपके ऑप्शन है 2014, 2016, 2028, 2030, 2032। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 2030, 2030 करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, 4 नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 2030 तक भारत ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि 2030 तक की 65% बिजली उत्पादन क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन से होगी। क्लियर है, इंडिया विल हैव 65% ऑफ इट्स पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ये अभी हाल ही की न्यूज है और इंपॉर्टेंट न्यूज है। विच हु हैज बीन इलेक्टेड हैज स्पीकर ऑफ कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली। कर्नाटका के असेंबली में यानी कि विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, टी.यू. खादर, सेकंड नंबर रहने वाला है सिद्धारमैया एंड थर्ड नंबर रहने वाला है डी.के. शिव कुमार एंड फोर्थ नंबर रहने वाला है बसवराज बोम्मई एंड फिफ्थ नंबर रहने वाला है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यूटी खादर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यूटी खादर करेक्ट ऑप्शन होगा। यूटी खादर, कांग्रेस विधायक यूटी खादर को सर्वसम्मत से कर्नाटक यानी कि कर्नाटक विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, जो कि वहां से कांग्रेस विधायक भी हैं, कांग्रेस पार्टी से विधायक भी हैं और इस पद के लिए कोई अन्य दावेदार इनके अलावा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो किनको बनाया गया है, यूटी खादर। क्लियर है, याद रखिएगा यूटी खादर को बनाया गया है और ये किस पार्टी से है, कांग्रेस से है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, ग्रीस में अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है, हु हैज क्लिंच्ड गोल्ड एट इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग इन ग्रीस। योर ऑप्शंस, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं, सैली सिंह, सेकंड नंबर रहने वाला है जेसविन एलिड्रन एंड थर्ड नंबर रहने वाला है मुरली श्रीशंकर एंड फोर्थ नंबर है मारिस जुलोलो एंड फिफ्थ नंबर रहने वाला है अरिजीत सिंह हुंदल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा मुरली श्रीशंकर करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में कालिथिया में अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि
हमवतन जेसविन एड्रिनल ने रजत पदक जीता है। ये अभी हाल ही की न्यूज है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा मुरली श्रीशंकर, इसके क्या होंगे? करेक्ट ऑप्शन होंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, किस राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य विभाग ने स्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है? क्लियर है? Which state, union territories, animal husbandry and fisheries department have won the Scott Silver Award 2023? Your options is, आपके ऑप्शन रहने वाले हैं चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली एंड 4 नंबर रहने वाला है जम्मू कश्मीर एंड 5th नंबर रहने वाला है हिमाचल प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। पशुपालन और मत्स्य विभाग चंडीगढ़ को विभाग द्वारा इलाज किए जा रहे पशुधन में मेडिकल रिकॉर्ड और कंप्यूटरीकरण के लिए ई गवर्नेंस ने इसके लिए स्कॉच सिल्वर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशर चंडीगढ़ गॉट स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 फॉर ई गवर्नेंस फॉर computerization of medical records and livestock beings treated by the department। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो बताइए कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ, इसमें से कौन सा वर्जन लॉन्च किया गया है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि उड़ान हैज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। योर ऑप्शन इज, आपके ऑप्शन रहने वाले हैं 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 9.0। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 5.0 आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। 5.0 करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यानी कि जहां से आना जाना बहुत आसान करने के लिए हेलीकॉप्टरों के माध्यम से उनमें अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना यानी कि उनसे देश का आम नागरिक उड़ान का 5.1 संस्करण लॉन्च किया है। ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय तैराकी महासंघ यानी कि SFI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? Who has re-elected यानी कि इनको फिर से दोबारा चुना गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। SFI के अध्यक्ष फिर से इनमें से किसको चुना गया? आपके ऑप्शन रहने वाले हैं प्रवीण सूद, सेकंड नंबर रहने वाला है प्रवीर सिन्हा एंड थर्ड नंबर रहने वाला है RN जयप्रकाश एंड 4 नंबर रहने वाला है DK गोविंद राज एंड 5th नंबर रहने वाला है नामदेव सिरंगावकर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। RN जयप्रकाश करेक्ट ऑप्शन होगा। RN जयप्रकाश और मोनेल डी चोकसी को भारतीय तैराकी महासंघ के वार्षिक आम निकाय में फिर से अध्यक्ष और सचिव चुना गया, यानी कि RN जयप्रकाश और मोनेल डी चोकसी को सचिव के रूप में चुना गया है और अध्यक्ष SFI के रूप में RN जयप्रकाश को चुना गया है। क्लियर है? RN जयप्रकाश एंड मोनेल डी चोकसी वर री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI एट इट्स एनुअल जनरल बॉडी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने वयस्कों के लिए पीफिलाइजर यानी कि के ओरल एंटीवायरल कोविड-19 उपचार के पूर्ण स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि इसके लिए पूर्ण स्वीकृति प्रदान की है? आपके ऑप्शन रहने वाले हैं
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड नंबर रहने वाला है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन। थर्ड नंबर रहने वाला मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। एंड फोर्थ नंबर रहने वाला है फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश यानी कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश। एंड फिफ्थ नंबर रहने वाला मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने इसको लॉन्च किया है, इसकी स्वीकृति दी है। यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने वयस्कों के लिए फाइजर के ओरल एंटीवायरल यानी कि कोविड-19 उपचार पैक्सलोविड को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की है और ये वयस्कों में कोविड-19 बीमारी के इलाज के लिए एफडीए द्वारा अनुमोदित पहली मौखिक एंटीवायरल गोली के रूप में इसको स्वीकृति दी गई है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन चार्ज एज डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। योर ऑप्शन इज, आपके ऑप्शन रहने वाले हैं ए के जैन, प्रवीण सूद, प्रवीर सिन्हा, हर्ष जैन, रवनीत कौर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा प्रवीण सूद, इसके क्या होंगे करेक्ट ऑप्शन होंगे। सेकंड नंबर इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा आईपीएस अधिकारी। ये क्या थे, आईपीएस अधिकारी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। आईपीएस ऑफिसर प्रवीण सूद took charge as director of the Central Bureau of Investigation CBI। क्लियर है। तो सेकंड नंबर इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, which of the following organization has approved HDFC Bank as new owner of HDFC। तो बताइए निम्नलिखित में से किस संगठन ने HDFC बैंक को HDFC AMC के नए मालिक के रूप में मंजूरी दी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपके ऑप्शन रहने वाले हैं SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड यानी कि SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड है, या सेकंड नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, थर्ड नंबर आप देख पा रहे होंगे भारतीय स्टेट बैंक, एंड फोर्थ नंबर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको सेबी भी बोलते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, एंड फिफ्थ नंबर आपका रहने वाला है नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के महासम्मेलन के कारण एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एचडीएफसी एएमसी के नियंत्रण में बदलाव के लिए मंजूरी दे दी है। क्लियर है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी हैज granted approval for its charge in control of HDFC asset management company HDFC AMC due to the amalgamation of HDFC Limited and HDFC Bank Limited। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है निम्नलिखित में से किस आईटी कंपनी ने टोपाज लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टोपाज लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईटी कंपनी हैज लॉन्च टोपाज। योर ऑप्शंस इज, आपके विकल्प कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं IBM, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, एक्सचेंजर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। इन्फोसिस एक प्रमुख आईटी सेवा कंपनी है
आपको जैसे पता है कि इन्फोसिस का जो कार्य है आईटी सेक्टर में होता है और इसका एक जो प्रमुख कंपनी के रूप में इसको जाना जाता है, जिसने हाल ही में टोपाज लॉन्च किया है, जो कि सेवाओं, समाधानों और प्लेटफॉर्मों को एक व्यापक रूप से सहायता प्रदान करता है, जो जनरेटिव ऑफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करता है। क्लियर है? इन्फोसिस, अ लीडिंग आईटी सर्विस कंपनी, हैज लॉन्च टोपाज, अ comprehensive suite of services, solutions and platforms that harness of the power of generation artificial intelligence यानी कि AI टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो क्लियर है? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। हाल ही में गोवा सरकार ने पर्यटन परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड with which state of enhance the tourism landscape? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि उत्तराखंड करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। गोवा सरकार और उत्तराखंड सरकार ने एक साथ आकर के दोनों ने मिलकर के पर्यटन परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। द गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज कम टुगेदर एंड साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस द टूरिज्म लैंडस्केप ऑफ बोथ गोवा एंड उत्तराखंड। क्लियर है? तो सेकंड नंबर क्या होगा? करेक्ट नंबर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड अगले नंबर पे आते हैं। अगला है हमारा 17। जैसे आप देख पा रहे हो, रिसेंटली टीना टर्नर पास अवे, she was associated from which field? क्लियर है? हाल ही में टीना टर्नर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? ये किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी? इनका जो प्रोफेशन था क्या था? तो आपके ऑप्शन रहने वाले हैं, गायन, नृत्य, अभिनय, राजनीति, उपन्यासकार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? रिसेंटली टीना टर्नर पास अवे, she was associated from which field? सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, नोवेलिस्ट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन होगा, सिंगिंग। सिंगिंग इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रसिद्ध गायिका टीना टर्नर का एक लंबी बीमारी के बाद स्विट्जरलैंड में निधन हो गया है, वह 83 साल यानी 83 ईयर की थी वो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। legendary singer Tina Turner who died in Switzerland following a prolonged illness. She was 83 year old, यानी कि वो 83 साल की थी और लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी, जिनका एक अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, Which of the following state has achieved 100% coverage of PMJDY? निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY का मतलब पूर्ण रूप यह है इसका, प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है? वो कौन सा राज्य है? तो चलिए आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा तेलंगाना। तेलंगाना इसमें क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तेलंगाना राज्य ने सभी वर्गों के लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का 100% घरेलू कवरेज हासिल कर लिया है। तेलंगाना स्टेट हैज अचीव्ड 100% हाउस होल्ड कवरेज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, extending them to all sections of people। क्लियर है? यानी कि तेलंगाना वो राज्य है जिसने सभी वर्गों के लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होने वाला है, Who has appointed as Deputy MD of IDBI Bank
आईडीबीआई बैंक के डिप्टी एमडी के रूप में निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है हर्ष जैन, ए के जैन, जय कुमार एस पिल्लई, एंड 4 नंबर रहने वाला है मोनाल डी चोकसी, एंड 5th नंबर रहने वाला है आर एन जयप्रकाश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मोनाल डी चोकसी, अभी इससे पहले हमने जिस क्वेश्चन में देखा था स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में इनको सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आर एन जयप्रकाश को। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते, आपके बचे 3 ऑप्शन, हर्ष जैन, ए के जैन, जय कुमार एस पिल्लई। तो इनमें से 3 सोल्यूशन, इनमें से 3 में से कोई एक आपका सोल्यूशन होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? क्योंकि ये जो चौथा और पांचवा है ये स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में इनको मोनाल डी चोकसी को सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है और आर एन जयप्रकाश को उनके अध्यक्ष के रूप में, उस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो चलिए मैं बताता हूं। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा जय कुमार एस पिल्लई करेक्ट ऑप्शन होंगे इसके। क्लियर है? ये 2 ऑप्शन तो आपके तभी खत्म हो गए थे जब वो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मोनाल डी चोकसी को उसमें सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और आर एन जयप्रकाश को उस फेडरेशन यानी कि स्विमिंग फेडरेशन एफडीआई के उसमें क्या नियुक्त किया गया था? उसमें उसका चेयरपर्सन के रूप में, उसको अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा जय कुमार एस पिल्लई करेक्ट ऑप्शन होंगे। आईडीबीआई बैंक ने घोषणा की है कि एस पिल्लई को बैंक के बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा आईडीबीआई बैंक अनाउंस दैट जय कुमार एस पिल्लई हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन द बैंक्स बोर्ड, यानी कि इसको उनको क्या कहते हैं, पूरे बोर्ड का क्या नियुक्त किया गया है? उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की तलवार ने डैश के साथ यूके में नीलामी का नया रिकॉर्ड बनाया है। अभी यूके में टीपू सुल्तान की तलवार को जो पहले उनके म्यूजियम में रखी गई थी उसकी अभी हाल ही में नीलामी की गई है। तो वो उसकी जो नीलामी का जो अमाउंट है वो क्या रहा, तो वो आपको बताना है। टीपू सुल्तान स्वर्ड्स हैज क्रिएटेड न्यू ऑक्शन रिकॉर्ड यूके विद, वो अमाउंट कितना रहा? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। जीबीपी 14 मिलियन, सेकंड नंबर रहने वाला है जीबीपी 20 मिलियन, थर्ड नंबर रहने वाला है जीबीपी 10 मिलियन, एंड 4 नंबर रहने वाला है जीबीपी 25 मिलियन, एंड 5th नंबर रहने वाला है जीबीपी 30 मिलियन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा जीबीपी 14 मिलियन, यानी कि 14 मिलियन जीबीपी के साथ उसने नीलामी का एक नया रिकॉर्ड बनाया। टीपू सुल्तान की तलवार ने 14 मिलियन जीबीपी के साथ ब्रिटेन में नीलामी का एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, कौन सा सेवा प्रदाता यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के लिए 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के लिंकेज को सक्षम करने वाला पहला डिजिटल भुगतान ऐप बन गया है? Which service provider has become the first digital payment app to enable the linkage of 2 lakh rupees credit card to the unified payments interface UPI? Your options आपके विकल्प क्या होंगे? भीम, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा फोन पे, करेक्ट ऑप्शन होगा 2 नंबर। क्लियर है? तो डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता फोन पे ने यह घोषणा की है कि यूनिफाइड पेमेंट्स यानी कि यूपीआई के लिए 2 लाख रुपए, यानी कि उसकी जो लिमिट है 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्डों को जोड़ने वाला पहला डिजिटल भुगतान ऐप बन गया है। क्लियर है? फोन पे या डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर announced that it has become the first digital payments app to enable the linkage of 2 lakh rupees credit card to the unified payments interface यानी UPI। क्लियर है?
तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, हाल ही में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की कौन सी बैठक हुई थी? विच मीटिंग ऑफ द नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली? योर ऑप्शंस इज, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होंगे, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां या पांचवां। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आठवां। क्लियर है। हाल ही में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक हुई थी वो 8वीं बैठक सम्मिलित हुई थी, 8वां संस्करण था वो। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 8वीं बैठक प्रगति मैदान यानी नई दिल्ली में न्यू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। क्लियर है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा दैट 8th मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग वाज हेल्ड एट द न्यू कन्वेंशन सेंटर इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। क्लियर है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, फिलीपींस की मुद्रा यानी कि फिलीपींस की जो करेंसी है वो क्या होगी? ठीक है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ फिलीपींस? योर ऑप्शन इज, आपके ऑप्शन रहने वाले हैं पेसो, यूरो, डॉलर, पाउंड, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा पीसो। पेसो क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। फिलीपींस पेसो जिसे एक तागा लोग नाम पीसो द्वारा भी संदर्भित किया जाता है, यानी कि इसका जो दूसरा नाम है उसका तागा लोग नाम पीसो द्वारा भी इस नाम से भी जाना जाता है। और फिलीपींस की जो आधिकारिक मुद्रा है इसे 100 सेंटिमो में उपविभाजित भी किया जाता है, जिसे सेंटावोस भी कहा जाता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 23 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, इकोनॉमिस्ट स्टीव हैके के एनुअल मिस्री इंडेक्स 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ठीक है, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन इकोनॉमिक्स स्टीव हैकेन्स एनुअल मिस्री इंडेक्स 2022? योर ऑप्शन से आपके जो विकल्प होने वाले हैं वो है जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा जिम्बाब्वे। क्लियर है, जिम्बाब्वे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रसिद्ध इकोनॉमिक्स स्टीव हैके की जो वार्षिक दुख सूचकांक यानी कि ये एनालिसिस करके ये बताती है कि वार्षिक दुख सूचकांक यानी कि मोस्ट मिसरेबल कंट्री, ठीक है, 2022 में जिम्बाब्वे सबसे दयनीय देश के रूप में उभरा है। क्लियर है, जो कि जिम्बाब्वे ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया था। क्लियर है, जिम्बाब्वे हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट मिसरेबल कंट्री ऑन रिनोड इकोनॉमिक्स स्टीव हैकेन्स एनुअल मिस्ट्री इंडेक्स 2022। क्लियर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हमारा अगला क्वेश्चन है निर्यात और आयात के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड, यानी कि आयात और निर्यात के बीच का जो गैप होता है, अंतर होता है, वो इनमें से क्या है? इनमें से उसको किसको किस भाषा में डिनोट करेंगे, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो बताइए, आपका पहला नंबर आने वाला है व्यापार असंतुलन यानी कि ट्रेड इम्बैलेंस, यानी कि व्यापार का जो असंतुलन है वो कहलाएगा। सेकंड नंबर है आपका करंट अकाउंट डिफिसिट, चालू खाता घाटा। एंड थर्ड नंबर है टैरिफ गैप। एंड फोर्थ नंबर आने वाला है बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन, असंतुलन और संतुलन दोनों आ गया इसमें। एंड फिफ्थ नंबर आने वाला है क्रॉस बॉर्डर डिस्पेरेंसी, यानी कि सीमा पार विसंगति। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आयात और निर्यात के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो चलिए मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर क्या होगा, फोर्थ करेक्ट ऑप्शन होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार का जो संतुलन होता है वो
आयात और निर्यात के बीच के अंतर को कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार का संतुलन। क्लियर है? निर्यात और आयात के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि जो हमारा जो व्यापार होता है उसमें आयात और निर्यात का जो बीच का जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, उसको, उस अंतर को बोलते हैं व्यापार का संतुलन। क्लियर है? तो इस एसटी में आज 25 क्वेश्चन हमने जिस तरह से डिस्कस किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.